रात जब मैं घर वापस लौटा तो किसी दूसरे आदमी की परछाई मैंने अपनी पत्नी के बहुत नजदीक देखा। वो आदमी कौन था? मेरे सवाल करने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं जब घर में नहीं होता था उस वक्त एक लड़का मेरे घर अक्सर आता था। ये बात पड़ोसियों से मैं कई बार सुन चुका था। और फिर अचानक एक दिन जब मैं घर लौटा कौन है तू? कौन है तू? मैं पूछ रहा हूँ कौन है तू? मैं पूछ रहा हूँ कौन है तू? मैंने खुद अपनी वैशाली को मार डाला। तब मुझे पता चला जिस नक्सलाइट की पुलिस तलाश कर रही थी वो कोई और नहीं, मेरी पत्नी का भाई है, जो कभी खाना खाने या रुपए लेने के लिए हमारे घर आया करता था। इस बात के लिए मैं कभी राजी नहीं होऊंगा। शायद इसी के डर से वैशाली ने बात मुझसे छिपाई। राधा, मैं अपने जमीन की नस्लों में बहुत गिर चुका हूँ। इस दुनिया में मुझे जितनी भी सजा मिले वो कम है। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है राधा, बहुत बड़ा पाप किया है। विजय, अभिषेक, विजय, मेरी माली हालत तो तुम अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए तुम्हारी फांसी की खबर सुनने के बाद तुम्हारी औलाद को अनाथ आश्रम में भेजने के सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं रहा। लेकिन इस वक्त मैं तुमसे जरूरी बात करने आया हूँ। उस अनाथ आश्रम में मैं एक अमेरिकन डॉक्टर से मिला। उसने मुझे बताया कि ऑपरेशन के बाद तुम्हारे गूंगे बेटे को बोलने की शक्ति वापस मिल सकती है। लेकिन क्या उसके लिए 20,000 रुपए की जरूरत है? क्या तुम्हारे पास कुछ? मेरे पास जो कुछ रकम थी पुराने कर्जे चुका दी है। मेरे हालात तो रेत की कमजोर दीवार की तरह है। लेकिन ऑपरेशन के लिए तो रकम चाहिए। इसके लिए कोई रास्ता मैं जरूर निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। मेरे मासूम बेटे को ज़बान आ जाए, मरने से पहले उसका ऑपरेशन के रुपए का इंतजाम कर दूं। ये सोचकर मैं जेल से फरार हुआ। इत्तेफाक से तुम्हारे अंकल से मुलाकात हो गई और मैंने तुम्हारे पति होने का नाटक मंजूर कर लिया। लेकिन मेरा इरादा तुम्हें धोखा देने का नहीं था राधा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ। विजय, विजय, कहाँ है वो खूनी? वो लंबी लंबी मूंछों वाला, उसे फांसी पर लटकाने के लिए ले गया क्या? अब इस बाजी का असली पत्ता मेरे हाथ में है। हालात शीशे की तरह नाजुक हो गए हैं, लेकिन मैं उन पर पत्थर नहीं मारूंगा। अगर तुम इन पर दस्तखत कर दो तो। क्या है ये? कोरा कागज, इस पर खामोशी से दस्तखत कर दो, वरना विजय के माथे पर लिखी हुई सजाए मौत मैं मामा जी को पढ़कर सुना दूंगा। नहीं। और मामा जी के मरने के बाद मुझे क्या करना है उसका बंदोबस्त भी मैंने कर लिया है। नहीं मामा जी, मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ। आहा, वाकई तुम जैसी लड़कियां माँ बाप के लिए जीती हैं। लो करो 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 करो। इधर बिशंबर से टक्कर लेना लोहे के चने चबाना है झुनझुनवाला जी। क्या कहा था तुमने? साबित कर सकते हो तो करो। तो साबित कर दिया मैंने, आप बजाते रहो झुन 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 झुना। पागल हो गया क्या? अंकल। क्या हुआ? क्या हुआ बेटी? अंकल। क्या हुआ? मामा जी को धोखा देने वालों के गले की रस्सियां मेरे हाथ में है।
क्योंकि वो विजय खूनी है और वो बड़ी बड़ी मूंछों वाला उसे फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए आया है। और मामा जी को ये सब सच्चाई बताने की धमकी देकर राजा से मैंने कागजात पर दस्तखत करवा लिए हैं। नहीं बेटा नहीं, भाई साहब को धोखा देकर उनकी दौलत हासिल करना मुझे मंजूर नहीं। लेकिन मुझे मंजूर है माँ। धोखेबाजी से हो या चालबाजी से, बस माल मिलना चाहिए। अब देखना बगैर कंठ माला पहने मैं यहाँ का राजा साहब कैसे बनता हूँ। राजा साहब, राजा साहब। लाओ, ये कागजात मुझे दो। मामा जी को असलियत बता दी तो उनका अंत हो जाएगा, इसलिए अपने मुंह पे ताला लगाए बैठा हूँ। ये तो अच्छी तरह से जानता है। इतनी तकलीफें झेल झेल कर जिस राज को तूने राज बनाए रखा है, तू चाहता कि मैं उसे कच्चे मटके की तरह फोड़ दूं? तू किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अरे चुप! तुम फांसी की सजा भुगतने वाले जेल से फरार खूनी हो। सच्चाई का यह मटका मामा जी के सामने मैं फोड़ दूंगा। और मैं तेरे गंदे लालची दिमाग को संभालने वाला ये हड्डियों का मटका फोड़ दूंगा। याद रहे, एक खून की सजा फांसी है और दूसरा कत्ल करने पर भी फांसी से बढ़कर सजा नहीं हो सकती। तुम्हारे चुप! मैं तुझे समझा रहा हूं। अगर ये हकीकत है तेरे या तेरे किसी आदमी के जरिए राजा साहब को मालूम हुई तो मैं ये गर्दन मरोड़ दूंगा। ये कागजात फाड़ दे। विजय, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ माफ कीजिएगा। बेटा, विजय, अपने बारे में तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारा खूनी और मुजरिम होना तुम्हारा जाती मामला है। मेरे लिए तुम सिर्फ राधा के पति का किरदार निभा रहे हो। लेकिन एक सवाल पूछना चाहता हूं तुमसे। अपने बारे में सब कुछ जानते हुए तुमने राधा के मन में आशाएं क्यों पैदा की? क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद की? आप जो कुछ भी कह रहे हैं, मेरे पास आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। मगर मुझे राधा की तरफ इस तरह बढ़ना नहीं चाहिए था। सब कुछ जानते हुए भी अनजाने में मेरा दिल उसे प्यार कर बैठा। लेकिन ये जिंदगी खत्म होने से पहले आप लोगों के प्यार ने मुझे असली जिंदगी की खुशी दी है। इसके लिए मैं हमेशा आप लोगों का एहसानमंद रहूंगा। एक आखिरी तमन्ना है, मेरे इस गुनाह को माफ कर दीजिएगा। विजय, गुनहगार तुम मेरे नहीं हो, बल्कि राधा। कुछ मत कहो, मगर इतना सुन लो कि तुम्हारे बाद यही जिंदगी एक विधवा की जिंदगी बनकर रह जाएगी। मैं तुम्हारे साथ मरने को भी तैयार हूँ, जिसका दोषी कोई नहीं होगा। यहाँ तक कि मेरी किस्मत भी नहीं। राधा, तुमसे एक विनती है। तुम्हारे पिताजी दिल के मरीज हैं और मैं चाहता हूं कि अपनी इस हकीकत का उन्हें पता ना चले, ताकि वो अपनी आखिरी छुट्टियों की सुनहरी यादें अपने दिल में बसाए, खुशी खुशी यहां से लौट जाए। राधा, तुम्हें भूलना होगा, सब कुछ भूलना होगा। ये मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर सारी जिंदगी तुमसे दूर रह सकती हूँ, मगर इतना वक्त भगवान दे नहीं पा रहा है। मिस्टर झुनझुनवाला, आप मुझे कुछ कहने वाले थे। चलते चलते हम बहुत दूर निकल आए। कहने के लिए तो कुछ भी नहीं है जेलर साहब, लेकिन करने के लिए बहुत कुछ है। जेलर साहब, विजय के बारे में आपके अलावा और कोई नहीं जानता। आपकी पिस्तौल मैंने चुराई, इस पर उंगलियों के निशान भी आप ही के हैं। आपकी मौत विजय की जिंदगी बन सकती है। होश की दवा करो। विजय एक मुजरिम है, खूनी है। उसे फांसी की सजा सुनाई गई है। उसे प्रोटेक्ट करना मेरे बस की बात नहीं।
तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो, मगर मेरे मर जाने से न कानून मर सकता है, न विजय का जुर्म मिट सकता है। चलाओ गोली, चलाओ गोली। शायद मेरे मर जाने से उसे जिंदगी मिल जाए। क्या अनजाने में हुई इस गलती को माफ नहीं किया जा सकता? वो काम अदालत का है, और विजय ने अपनी जबानी अदालत में कबूल किया है कि उसने अपनी पत्नी का खून किया है। शायद वो बच भी जाता, लेकिन उसने अपने लिए किसी वकील की मदद नहीं ली। आप तो अच्छी तरह जानते हैं कि उससे फांसी लगने में सिर्फ 2 दिन का वक्त बाकी रह गया। मैं विजय को आपको यहाँ से नहीं ले जाने दूंगा। मैं उसे यहाँ से लेके जाऊंगा। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं यहाँ ठहरा हूँ, और मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अपने सस्पेंशन का ऑर्डर लेके जब मैं जेल से बाहर निकला था, उसी वक्त उसकी फांसी का फंदा मेरे हाथ में था। And remember one thing, no criminal can escape forever.